स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। जम्मू कश्मीर में धारा 370 निरस्त करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संविधान पीठ में आज 10वें दिन की सुनवाई। 370 के मामले में संविधान पीठ की सुनवाई पूरी। चुनौती देने वाले सभी पक्षकारों की दलीलें पूरी। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल रखेंगे अपना पक्ष। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता दिल्ली से सुशील पांडे। सुशील, आज की हियरिंग किस बारों में काफी अहम है? देखिए विशाल, निश्चित रूप से आज की जो सुनवाई है वो बेहद अहम है, क्योंकि अभी तक जो सुनवाई चल रही थी वो इसके विरोध में थी कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया है वो किस तरह गलत है और संसद के पास फिलहाल ये अधिकार नहीं है कि वो आर्टिकल 370 हटाएं। आज फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को ये जानकारी देगी कि जो आर्टिकल 370 फिलहाल हटाया गया है वो संविधान के मूल दायरे में रहकर ही हटाया गया है। तमाम जो संविधान के मुताबिक जो तमाम प्रक्रिया है उसको अपनाया गया है और इस पूरे मामले की शुरुआत आज खुद अटॉर्नी जनरल की तरफ से ही रखी जाएगी। अटॉर्नी जनरल आज जो बहस है उसकी शुरुआत करेंगे। ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उसके बाद हरीश साल्वे अपनी दलीलें कोर्ट में रखेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में जो मामले की सुनवाई चली उसमें जो कमावेश था वो यही था कि फिलहाल आर्टिकल 370 को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से संविधान के मूल अधिकारों का हनन किया गया है, जबकि संविधान सभा की सिफारिश और बिना उसकी इजाजत के संसद के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आर्टिकल 370 को हटाएं। विशाल, ये भी चीफ जस्टिस की तरफ से बात कही गई और तमाम जो और उनके सहयोगी जजेस थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कोई प्रयोजन या कोई फिलहाल अधिकार या ऐसा कोई भी कहीं ना कहीं संविधान सभा की प्रक्रियाओं में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि संविधान के इस पूरे अधिकार को संसद टच नहीं कर सकता है। जब संविधान सभा अनिश्चितकालीन के लिए भंग हो गई थी तो राष्ट्रपति अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो उनकी नोटिफिकेशन को ही सिफारिश मानी जा सकती है और ऐसे में संसद के पास ये अधिकार है। लेकिन इन तमाम दलीलों का विरोध किया गया क्योंकि आर्टिकल 370 को लेकर जो फिलहाल एक संविधान बनाया गया था वो आर्टिकल 370 के यूनियन टेरिटरी प्रक्रिया को लेकर बनाया गया था, जिसमें बिना संविधान सभा की सिफारिश के कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है और इस पूरे मामले में संसद के पास उतनी शक्तियां नहीं हैं। तो इन तमाम प्रक्रियाओं में विशाल ये समझाने की कोशिश की गई चीफ जस्टिस को कि सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया वो फिलहाल गलत है। अब ऐसे में आज सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश करेगी, ये समझाएगी कि सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाना क्यों जरूरी था और जो प्रक्रिया अपनाई गई वो नियम के मुताबिक अपनाई गई। अब आज सरकार की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी क्योंकि चीफ जस्टिस की तरफ से इस पूरे मामले की सुनवाई को बहुत जल्द कंक्लूड करने की भी बात और उसके संकेत दिए गए। इसीलिए इस पूरे मामले में जो अगली सुनवाई होगी यानी कि आज की सुनवाई के बाद जो अगला हफ्ता आएगा उस सुनवाई में सोमवार से ही आर्टिकल 370 के मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस करने लगेंगे। चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है विशाल की वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार यानी कि 4 दिनों तक इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। तो संभवतः ये माना जा सकता है कि जब 4 दिन तक इस पूरे मामले की सुनवाई चलेगी तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की दलीलों को रखने के बाद कुछ जो बड़े वकील हैं वो उसका विरोध करेंगे या वो अपना रिटर्न सबमिशन कोर्ट में दाखिल करेंगे। उसके बाद सरकार भी एक काउंटर जो दलील है वो रखेगी। उसके बाद इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया जाएगा। देखना होगा कि संविधान पीठ का ये फैसला किसके पक्ष में जाता है, लेकिन दलीलें बहुत गर्म हैं। अब अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि सरकार के उठाए गए कदम का संवैधानिक रूप से विरोध किया जा रहा था और संवैधानिक रूप से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई वो गलत है। लेकिन अब सरकार अपनी तरफ से जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगी कि क्यों सरकार को आर्टिकल 370 हटाने की जरूरत पड़ी और उसके पीछे जो प्रक्रिया अपनाई गई वो क्यों सही है। जी
जी सुशील, आज जब हियरिंग होगी, मुझे लगता है तकरीबन 20-22 मिनट का समय है, उसके बाद हियरिंग शुरू हो जाएगी। तो क्या पहले अटॉर्नी जनरल जो है वो पक्ष रखेंगे या पहले सॉलिसिटर जनरल रखेंगे? तो ये हमें बताइए। दूसरा ये कि क्या आज इस सुनवाई के दौरान जब सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा होगा, तो क्या जो अर्जी गुजारों के जो वकील जिन्होंने पिछले 9 दिनों तक अपनी दलीलें दी है, क्या वो भी मौजूद रहेंगे? जी देखिए, आज जो सुनवाई है वो 10:30 बजे विशाल नहीं होगी, क्योंकि आज कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस है, तो 10:30 बजे वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, प्रक्रिया शुरू होगी। 11:30 बजे या 11:15 बजे के आसपास आर्टिकल 370 के मामले में सुनवाई होने वाली है, क्योंकि फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। उसके बाद जजेस अपने चैम्बर में जाएंगे, बातचीत होगी, तो 11:15 और 11:20 में संविधान पीठ आज मामले की सुनवाई के लिए बैठेगी। चूंकि जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी विशाल, तो उस समय सरकार की तरफ से जो बड़े वकील थे वो सारे वकील बैठे होते थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब फिलहाल सरकार की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी, तो जो दूसरा पक्ष है उनके वकील जरूर मौजूद रहेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जो दलीलें रखी जाएंगी उसका काउंटर भी उनको करना पड़ता है, अगर लगता है कि सरकार की। जी सुशील, कहीं ना कहीं सरकार को भी अपनी दलीलें रखनी पड़ेंगी। जी सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है धारा 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ जो अर्जियां दी गई थी उस मामले पर। हालांकि जो अर्जी गुजार के जो वकील हैं उन तमाम की तरफ से तमाम बड़े वकीलों ने अपना पक्ष रख दिया है, अपनी दलीलें रख दी हैं। आज से बारी है कि सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाना है, और उसमें अटॉर्नी जनरल भी अपना पक्ष जो है सरकार की तरफ से रखेंगे, और साथ ही सॉलिसिटर जनरल भी पक्ष रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कुल्लू आने में एक बड़ा हादसा पेश आया है। 4 मंजिला इमारत गिर गई है। नए बस स्टैंड के पास थी ये इमारत, और जान के नुकसान की जानकारी फिलहाल अभी नहीं है कि क्या इस इमारत गिरने से किसी का कोई जानी नुकसान हुआ है, कोई व्यक्ति जो है उसमें क्या मारा गया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आनी नए बस स्टैंड के करीब भारी लैंडस्लाइड में दर्जनों मकान जो है वो जमींदोज हो गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। कई लोगों के दबने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस बात की आशंका है कि कई लोग दब चुके होंगे। आप ये देखिए, जब ये बिल्डिंग्स गिर रही थी, जब ये इमारतें गिर रही थी, उस वक्त के ये कुछ दृश्य है, और इस दृश्य को देखकर ही आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां मंजर कैसा रहा होगा। ये देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जब उस वक्त की तस्वीरें जब ये बिल्डिंगें गिरी थी, और जिस तरह से ये बिल्डिंगें गिरी हैं, और फिर पूरा जो है वहां पर गुबार ही गुबार नजर आने लगा। और बताया जा रहा है कि एक 4 मंजिला इमारत गिरी है, और उसके आसपास कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अंदाजा तो शायद यही लगाया जा सकता है कि अगर बहुत पहले से इस घर में रहने वाले लोगों को अंदाजा नहीं हुआ होगा, तो हो सकता है कि इसमें कई लोग दब गए होंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तुलसी हमारे साथ मौजूद है। तुलसी, क्या कोई जानकारी मिल पाई है अभी इस वक्त स्थिति क्या? सबसे पहले ये बता कि क्या कोई जानकारी मिली है कि इसमें कुछ लोग क्या दबे हुए हैं? जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से ये जो सुबह सवेरे ये भूस्खलन हुआ है, आनी बस स्टैंड के समीप जो है लगभग पूरा का पूरा एरिया की अगर बात करें तो 8 से 9 मकान जो है भूस्खलन की चपेट में पूरी जमींदोज हो गए हैं। और ऐसे में जानकारी ये दी गई है कि प्रशासन की तरफ से कि इन लोगों को जो है पहले से ही घर खाली करने के नोटिस दिए गए थे, और एहतियातन तौर पर जो मकान है उनको खाली भी करवाया गया था। तो कुल मिलाकर फिलहाल अभी तक जो है लोगों के दबने की जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये साफ जो है जानकारी दी गई है कि 8 से 9 मकान जो है वो भूस्खलन की चपेट में जो जमींदोज हो गए हैं, उसमें किसी के जान माल के जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो भारी बारिश हो रही है उसके चलते आसपास के जो जितने भी मकान है उनके लिए भी खतरा वहां पर बना हुआ है, क्योंकि लैंडस्लाइड की चपेट में जिस तरह से लगभग 8 से 10 मकान जो आए हैं, इसके अलावा आसपास के और जो मकान है उनको भी वहां पर लैंडस्लाइड से अभी खतरा जो है वो उत्पन्न हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो भारी बारिश हो रही है, प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर जितने भी इस तरह से लैंडस्लाइड की जो संभावनाएं है, जगह जगह पर जहां पर दरारें पड़ी हुई है, तो लोगों को एहतियातन तौर पर जो है पहले से ही खाली करने के नोटिस जो वो दिए गए हैं। और बहुत सारी जगह इस तरह की है जहां पर बड़ी बड़ी दरारें कई गांव में आई है, तो उनको भी जो है वहां से खाली किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और प्रशासन की तरफ से यही प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से भारी बारिश के चलते जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसके चलते जान नुकसान ना हो,
इसलिए प्रशासन की तरफ से हर सब डिवीजन लेवल पे जो है इस तरह के जितने भी एरियाज है उनको जो है प्रशासन की तरफ से नोटिस देकर खाली करवाया जा रहा है। जी तुलसी, आप ये बात जरूर कह रहे हैं कि इन मकान में रहने वालों को नोटिस दिया गया था, लेकिन क्या इस बात की पुष्टि अभी हो सकती है या हो गई है कि क्या वाकई ये लोग उस नोटिस पर अमल करते हुए घरों को खाली कर भी चुके थे? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सुबह का ये वाकया है, हो सकता है ऐसे गुंजाइश है कि हो सकता है कि उस मकान में या उसके आसपास मकान में कुछ लोग रहे हों, और आप खुद ही बता रहे हैं कि एक इमारत नहीं बल्कि कई मकान जो है वो जमींदोज हो गए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से दर्जनों मकान वहां पर जो भूस्खलन की चपेट में आए हैं, उसके बाद जो आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कुछ लोग जो है मलबे में दबे हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक फिलहाल अगर बात करें तो साफ ये जानकारी दी गई कि उस भूस्खलन की चपेट में कोई भी किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से आसपास के क्षेत्रों की अगर बात करें तो लोगों का ये कहना है कि घर जो वो खाली करवाए गए थे, लेकिन ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोई मकान में रह रहा हो और वो कहीं ना कहीं इस भूस्खलन की चपेट में आया हो। फिलहाल इस चीज की जानकारी जो है प्रशासन के द्वारा भी जुटाई जा रही है और स्थानीय लोगों के द्वारा भी वहां पर जो है राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। जी, तो इस वक्त जो वहां पर राहत बचाव का जो कार्य है वो सिर्फ स्थानीय लोग कर रहे हैं या प्रशासनिक अमला भी पहुंचा है? अगर पहुंचा है तो किस तरह की तैयारी और क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो लैंडस्लाइड वहां पर हुआ है, इतना बड़ा जो हादसा हुआ, उसके बाद आसपास के लोग जो है प्रशासन के लोग वहां पर है, प्रशासन के अधिकारी वहां पर है, और ये जो जानकारी है ये जुटाई जा रही है कि क्या सभी के सभी मकान जो थे वो खाली थे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगभग 5-6 दिन पहले ही उनको नोटिस देकर खाली करवाया गया है। हालांकि पिछले कल भी इस तरह की तस्वीरें आई थी जहां पर प्रशासनिक अधिकारी और जो पंचायत प्रतिनिधि थे वो लोगों के बीच में थे, क्योंकि ये जो दरारें हैं उस एरिया में बहुत लगभग 1 सप्ताह पहले ही उस एरिया में जो ये बड़ी बड़ी दरारें आई थी, उसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि भूस्खलन यहाँ वहां पर हो सकता है। और उसके मद्देनजर पिछले कल भी जो है वहां पर कुछ वीडियो सामने आए थे जहां पर जो पंचायत प्रतिनिधि है, प्रशासन के अधिकारी है, वो लोगों को जो एहतियातन तौर पर वहां पर जो सुरक्षित जगह पर जाने के लिए जो है वो जानकारी मतलब दे रहे थे। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि इस घटना की संभावना पहले से थी और उसी वजह से ही सब लोग जो है घर छोड़ खाली कर सुरक्षित जगह पर चले गए हो। फिलहाल अगर बात करें तो अभी भी जो बारिश का दौर जो है वो पूरे कुल्लू जिला में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं पेश आ रही है। जी तुलसी, मैं एक सवाल बहुत ही पर्सनल आपसे करना चाहूंगा, क्या आप उस जगह पर जा चुके थे या क्या आप उस जगह के आसपास हैं? आपने क्या देखा? क्या कुछ लोगों से बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, देखिए मैं जो है आनी सब डिवीजन से बहुत जिला मुख्यालय में हूँ, कुल्लू जिला मुख्यालय में, और यहाँ से करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा का ये दूरी है। लेकिन जिस तरह से लैंडस्लाइड जगह जगह पर है, रोड कनेक्टिविटी जो है वो बाधित चल रही है। 305 जो नेशनल हाईवे है तो वो बाधित की वजह से वहां पर पहुंचना संभव नहीं हो पाया है। लेकिन जो जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा वहां पर जुटाई गई है और लोगों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि फिलहाल उस एरिया में जो है जो ये भूस्खलन हुआ है उसकी जद में जो है फिलहाल किस तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। यही जानकारी प्रशासन की तरफ से भी दी जा रही है और स्थानीय लोगों के द्वारा भी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी भी जिस तरह से जो जानकारी जुटाई जा रही है और ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि क्या कोई उस भूस्खलन के मलबे में की चपेट में तो नहीं आया है, इसकी जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा तुलसी की, ये तो उस जगह की बात हो गई जो आनी बस स्टैंड के आसपास का ये जो घटना हुई है, लेकिन आप जहां कहीं भी हैं, आपने अपने आसपास या और किसी दूसरे इलाके में ऐसी किसी घटना के बारे में सुना है? क्योंकि ये खबरें लगातार आ रही हैं कि बारिश ने हालात बिल्कुल बिगाड़ कर रखा है, तो क्या ऐसी और कोई घटना आपकी जानकारी में आसपास कहीं हुई है? जी विशाल, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में लगभग 22 लोकेशन ऐसी है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों को खाली करवाया गया है। और एहतियातन तौर पर इस बार की जो तबाही हुई है कुल्लू मनाली की बात करें तो कई गांव जो है वो जिस तरह से बड़ी बड़ी दरारें जो पड़ी हुई है उससे कहीं ना कहीं हालात जो है वो कुल्लू जिला के जहां सड़क यातायात की अगर बात करें तो कुल्लू मंडी जो कनेक्टिविटी है वो पिछले 2 दिनों से बाधित चल रही है। चलते आधे रास्ते में सैकड़ों की संख्या में वाहन जो है वो फंसे हुए हैं और नेशनल हाईवे 2 सप्ताह से बंद है, कुल्लू मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे। तो कुल मिलाकर इस तरह की घटनाएं जो है बार बार हो रही है और हम जो है पिछले लगभग जुलाई महीने की बात करें या फिर अगस्त महीने की अगर आज 23 तारीख की बात करें तो लगातार जो है हर दूसरे दिन इस तरह की घटनाएं जो है वो जहां अपने आसपास के क्षेत्रों में देख रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरी तरह से इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते जो तबाही है वो जगह जगह पर तबाही का मंजर दिख रहा है और बहुत बड़े स्तर पर जिस तरह से नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई करना जो है कई सालों है, क्योंकि सरकार के लिए भी चुनौती है और लोगों की जो जमीनें हैं, घर हैं, पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। कुल्लू जिला की बात करें तो लगभग 2500 के आसपास के
जो लोग हैं वो हालांकि इस बरसात के कारण जो है वो बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग जो है वो बेघर हुए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी त्रासदी है जिस तरह से लगातार जो बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश और कुल्लू जिला में या अन्य जिलाओं में चल रहा है, और बहुत बड़ी त्रासदी जो है इस बारिश के कारण हुई है। जी तुलसी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें और साथ ही ये भी देखें कि खुद की भी सुरक्षा हो सके। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। बहुत ये जो है कि आप दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के नतीजे में लैंडस्लाइडिंग हो रही है। लैंडस्लाइडिंग को लेकर बिल्डिंगें गिर रही हैं, इमारतें गिर रही हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों इमारतें गिर रही हैं। और ये जो मानसून के आने के बाद लगभग ये तीसरा स्पेल है कि जब लगातार इसके लेकर तबाही नजर आ रही है। आप देखिए स्क्रीन पर किस तरह से ये मकान एक के बाद एक लगातार गिरते चले जा रहे हैं। एक मकान पहले ऐसा लगता है कि कुछ भरभराता हुआ है, उसके साथ ही साथ 1, 2, 3, 4 तमाम मकान एक साथ गिरते हुए नजर आते हैं और हर तरफ धुआं, बादल, गुबार, इसी का जो है बसेरा है। सबसे अहम बात यह कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आनी में जो एक बस स्टैंड के करीब का ये इलाका है, जहां पर बताया यह जा रहा है कि 8 से 9 इमारतें पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं। हालांकि इसमें राहत की बात यह है, जो खबरें हैं उसके मुताबिक स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इन मकानों में रहने वाले लोगों को पहले ही नोटिस सर्व किया जा चुका था, उन्हें घरों को खाली करने के बारे में आगाह कर दिया गया था। लेकिन अगर उस पर अमल हुआ हो तब तो बहुत बड़ी बात है, अगर अमल नहीं हो पाया है तो बहुत परेशानी की बात है, बहुत ज्यादा फिक्र की बात है। लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से यही जवाब दिया जा रहा है, यही बातें सामने आ रही हैं कि इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो राहत की बात तो जरूर है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पहले ही स्थितियों का आकलन किया जा चुका था और इसीलिए नोटिस सर्व किए जा चुके थे, जिसके नतीजे में लोगों ने मकान खाली कर दिया था। लेकिन ये जो तबाही है, ये जो बर्बादी है, ये क्या कहती है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इसमें कुछ जो है वो विसंगतियां रही हैं, जिसके नतीजे में बारिश और के नतीजे में इस तरह से भूस्खलन और फिर उसके बाद लगातार इमारतों का गिरना, ये एक सिलसिला बनता नजर आ रहा है। और इसके बाद अगली खबर आपको हम दे दें। खबर बहुत अहम है। खबर यह कि सांबा से बड़ी खबर आ रही है। सांबा में युवा राजपूत सभा का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन जारी रहेगा। और यह खबर आ रही है कि टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जाता रहेगा। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग भी हो रही है। बड़ी ब्राह्मणा बाजार आज बंद रहेगा। यह खबर है सांबा से, जम्मू कश्मीर के सांबा से बड़ी खबर। युवा राजपूत सभा का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन भी होगा। टोल प्लाजा को हटाने की मांग की जाती रहेगी। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग को लेकर भी लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, क्या जानकारी मिल रही है, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? और जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन आज भी होंगे, शायद रैली की शक्ल में हो, और लगातार जो दबाव बनाया जा रहा है कि जो गिरफ्तार है उन्हें रिहा किया जाए। श्याम, विशाल, सबसे पहले बड़ी अपडेट ये है कि सांबा से बड़ी ब्राह्मणा का जो इलाका है, बड़ी ब्राह्मणा मुख्य मार्केट है, वो आज मुकम्मल तौर पे अगर हम बात करें तो बंद रहेगी। एक बजे तक और दोपहर तक ये मार्केट बंद रहेगी और प्रदर्शन रैलियां जो है वहां पे निकाली जाएंगी। मुख्य चौक में लोग इकट्ठे होंगे, वहां पर रोष जताया जाएगा युवा राजपूत सभा के मेंबरान को गिरफ्तार करने का, और साथ ही साथ टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर रोष वहां पे जताया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सांबा की, तो सांबा में मंडियों से रैली निकलेगी, रोष रैली निकाली जाएगी, जिसमें अलग अलग संगठन के लोग होंगे और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग होंगे। वो मंडियों से रैली निकालते हुए मुख्य चौक में आएंगे और मुख्य चौक में धरना प्रदर्शन जो है वो करेंगे। और लगातार अगर हम कल की बात करें, कल सांबा मार्केट जो है वो दोपहर तक बंद रही थी और इसी के लिए विरोध जताते रहे और दिन भर वहां मुख्य चौक में प्रदर्शन करते रहे। और वैसा ही प्रदर्शन आज भी वहां पे किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी और यही मांग की जा रही थी युवा राजपूत सभा के जितने भी सदस्यों को गिरफ्तार किया है उनको रिहा किया जाए, और साथ ही साथ जो इलीगल तौर पे टोल प्लाजा लगाया गया है उसको वहां से हटाया जाए। और लोग यही कह रहे हैं कि अगर रोड नहीं है, सड़क नहीं है, तो टोल किस बात का जो प्रशासन जो है हमसे ले रहा है। और यही मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और कल की अगर हम बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा में प्रदर्शन देखने को मिला, जख में प्रदर्शन देखने को मिला, जहां जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद किया, सांबा मुख्य चौक में प्रदर्शन देखने को मिला,
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला बीजेपुर में, और सांबा में मुख्य चौक में अलग अलग संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, गगवाल में प्रदर्शन किया गया, ऐसे ही जतवाल में प्रदर्शन किया गया, और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद कर बार एसोसिएशन की तरफ से सांबा डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। मांग सिर्फ एक ही है कि उन जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनको हिरासत में लिया गया प्रशासन की तरफ से, उनको अनकंडीशनल जो है वो छोड़ा जाए, कोई भी शर्त ना रखी जाए, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर जल्द उनको रिहा नहीं किया जाता और टोल प्लाजा को बंद नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में जो परिणाम है वो कुछ और हो सकते हैं, और हालात जो है वो आगे ही अगर हम बात करें तो तनावपूर्ण सांबा में है। पिछले कल की अगर हम बात करें तो पत्थरबाजी का जो एक वाकया वो भी देखने को मिला। पूरा घटनाक्रम रहा कि जख इलाके में, राया मोड़ इलाके में जहां रिंग रोड निकलता है, वहां से नेशनल हाईवे को 4 घंटे तक लगभग बंद रखा और युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया कि जल्द से जल्द जुआ राजपूत के सदस्यों को जिनको हिरासत में लिया गया है उनकी रिहाई की जाए, और साथ ही साथ टोल को हम जो है वो नहीं चलने देंगे। और अगर हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है इन स्थितियों से निपटने के लिए। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है, और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से हर एक प्रदर्शनकारी से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी बात जो है वो सिरे नहीं चढ़ पा रही है, कोई भी बात का नतीजा नहीं निकल पा रहा, और इसी बीच ये प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और कल ही जो एक अनाउंसमेंट बड़ी ब्राह्मणा इलाके में देखने को मिली, बड़ी ब्राह्मणा में काफी इंडस्ट्रियल हब है, और वहां पर जो दुकानदार हैं, जो व्यापार मंडल है, उनकी तरफ से बंद की कॉल दी गई, और आज सुबह से ही वहां पर दुकानें बंद है, और रोष रैली वो 11 बजे निकलते हुए, बाजारों से निकलते हुए एक रोष रैली निकाली जाएगी और बाजारों में मुख्य चौक में आके खत्म होगी, लेकिन वहां पर 1 बजे तक लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। और आपने देखा होगा कठुआ की अगर हम बात करें, जिस तरह से सोमवार की अगर हम बात करें, जुवा राजपूत के सभा के सदस्य और अन्य संगठनों के लोग टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। हालांकि कुछ वहां पे तोड़फोड़ भी हुई और हाईवे भी कुछ देर के लिए बंद हुआ, लेकिन जो आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी सांबा, डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज के शक्ति पाठक वहां पहुंचे थे। रोड को थ्रू करार दिया गया था और रात के समय वो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे रोड साइड पे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें, हम फिर वापस आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो जो खबर है उसके मुताबिक आज बड़ी ब्राह्मणा बाजार बंद रहेगा, आज भी विरोध प्रदर्शन होगा और मांग सिर्फ एक है कि जो गिरफ्तार हैं, जो जेल में बंद हैं फिलहाल, जो युवा सभा के जो मेंबर, उन्हें अनकंडीशनल रिहा किया जाए। दूसरी मांग यह है कि जो सरो टोल प्लाजा उसे वहां से हटाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए सीएचसी कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। सिरंगो के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल जंस रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस नाले को जल्द से जल्द बनाने की अपील की है।
सब डिवीजन बानेहाल की तहसील खड़ी बहो मंगत से गुजरने वाले वो नाले को पार करने के लिए नहीं है कोई पुल। नाले के दोनों तरफ कई बस्तियों को जोड़ने के लिए पुल न होने से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। पुंछ शहर को दीगर इलाकों से मिलाने वाले पुलिस नदी पर शेर कश्मीर पुल पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस पुल की खस्ताहाली की वजह से अक्सर हादसा पेश आते रहते थे। पुल की मरम्मत के लिए लोगों के मुतालबे पर पुंछ के नए डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू कराया है। राजौरी में दुकान में लगी भयानक आग, लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख, नुकसानात का तखमीना लगाकर मुआवजा देगी इंतजामिया। बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं विशाल। उधमपुर के दूदू में हादसा पेश आया है। सड़क से फिसलकर डंपर बट्टू नाले में जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल है। राहत बचाव कार्य जारी है और जो बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा गहरी खाई में जा गिरा था डंपर और ऐसी जगह पर जा गिरा था कि वहां तक पहुंचने में ही 2 से ढाई घंटे लग गए। उधमपुर के दूदू में यह हादसा पेश आया है। सड़क से फिसलकर डंपर बट्टू नाले में जा गिरा। इस डंपर में मकान बनाने की ईंट करते हुए थे। हमारे साथ सुरेंद्र मौजूद है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, ये जो हादसा पेश आया है इसकी वजह क्या हुई और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इसमें जो खबर थी पहले कि 3 लोगों की मौत हुई है और 1 जख्मी है, अभी क्या जानकारी मिल रही है? ये सुबह का वक्त है, काफी पहाड़ी इलाका वो है और जैसे पहले भी बताया था कि उस पहाड़ी इलाके में क्या होता है कि सिंगल रोड है, तो उसके चलते ये डंपर जो है काफी बड़ी खाई में गिरा है। उसके चलते जो है 3 लोगों की मौके पर ही डेथ हो चुकी थी और एक जो इंजर्ड थे वो उस डंपर के नीचे थे, लेकिन कम से कम 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनको निकाल दिया गया है। वो उनको सेफली वहां से पुलिस और लोकल लोगों ने निकाला है और उनको उधमपुर रेफर करने के बाद अभी उधमपुर रेफर कर दिया गया है। लेकिन कहें तो ये हादसा बहुत बड़ा हादसा, क्योंकि 3 लोगों की मौत होना एक बहुत बड़ी पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है, क्योंकि पूरा इलाका जो था। और बड़ी बात ये थी कि सुबह के वक्त ये हादसा हुआ था और जहां पे ये हादसा हुआ था उसके ना आगे कोई घर था ना कुछ पीछे घर था, क्योंकि काफी वीरान जो जगह थी वहां से ये डंपर नीचे गिरा था। और इसमें जो है काफी कोशिशों के बाद जो है 3-2.5 घंटे के बाद जो है वो इंजर्ड को जो है निकाल दिया गया है। अभी जो पुलिस से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा है कि जो 3 डेड बॉडीज हैं उनको उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और जो इंजर्ड हैं उनको उधमपुर रेफर कर दिया गया है। जी विशाल। जी सुरेंद्र, तो क्या जो इंजर्ड है उनकी स्थिति कुछ ज्यादा अभी मतलब गंभीर बताई जा रही है? और ये जो 3 लोग जिनकी डेथ हुई है ये कौन लोग थे? क्या आसपास के इलाके के रहने वाले थे? नहीं, ये उधमपुर का डंपर था, क्योंकि ये एक मकान का काम वहां पे किसी ने लगाया था बसंतगढ़ में, तो ये उधमपुर से जो ईंटें होती हैं उनको लोड करके ये, और इसके साथ साथ जो इनके मालिक थे जहां से इन्होंने सामान उठाया था वो भी साथ में थे, वो उनकी भी डेथ हुई है इस एक्सीडेंट में। और जो लड़का जो जिसका नाम रवि बताया जा रहा है जो इंजर्ड की हालत में है, वो अभी बात कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि वो बात कर रहे हैं, उनसे पुलिस ने बात करने की कोशिश की, लेकिन काफी इंजरी उनको हुई है और काफी जहां से उनको नीचे से निकाल के ऊपर लाया, रोड में लाया, लगभग 15 से 20 मिनट 40 मिनट वहां से लग गए हैं और उससे रोड तक लाने के लिए 1 घंटे का रास्ता था जहां से डंपर नीचे गिरा था। जी। तो कहा यह जा रहा है कि अभी हालत डॉक्टर ही बता सकते हैं उनकी हालत क्या है, लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि वो बात कर रहे हैं और जिस जगह से वो गिरे हैं तो बहुत बड़ी खाई थी और बड़ी मुश्किल से इनकी हालत जो है, अभी क्या डॉक्टर ही बताएंगे क्या हालत इनकी होगी, लेकिन जो हादसा है बहुत बड़ा हादसा है। और ये लोग अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। एक जो जिनको इंजर्ड हुए हैं वो बसंतगढ़ के रहने वाले हैं और 3 लोग जो हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और एक कनेक्टर थे, एक ड्राइवर थे और एक मालिक भी कहा जा रहा है कि वो जो मालिक के साथ में जहां से सामान लोड किया था वो भी साथ में ही बसंतगढ़ के लिए जा रहे थे। जी विशाल। जी सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे पर तरना पुल
क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिर उफान पर आया तरना नाला और फिर बहा वैकल्पिक मार्ग। बीचों बीच फंसे 11 लोग, पुलिस ने इन्हें रेस्क्यू कर लिया है, इन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया है। लेकिन एक बड़ा ये जो है एक बड़ी घटना हो गई है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर तरना पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है और उस नाले में उफान आया हुआ है। उफान पर फिर से आया है तरना नाला और फिर से जो वैकल्पिक मार्ग है वो भी बह गया है। और इसी दरमियान इस बीच तकरीबन 11 लोग जो है वो फंस गए थे इस कह सकते हैं उफनती पानी के बीच, इस सैलाब के बीच, और जिसके नतीजे में वो काफी मुश्किल हालात में थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस टीम वहां पहुंची और वहां पर स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने लोगों को वहां से रेस्क्यू करा लिया है। तमाम के तमाम 11 लोग सकुशल हैं, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। और ये वो तस्वीरें जो आप देख सकते हैं। 11 लोग फंसे थे, कुछ लोग पार के थे, क्योंकि वो आज तो इन्होंने कंप्लीट भी किया था, रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट था। तो अचानक से पानी आया तो दोनों साइड से पानी चढ़ गया था, इधर से भी आ गया था, उधर से भी पानी हो गया था, तो बीच में लोग फंस गए थे। लोकल लोग भी थे, हम लोग भी आए थे, तो फिर इनको रेस्क्यू किया हमने। यहाँ से 11 लोग थे टोटल। 2 गाड़ियाँ हैं बीच में अभी, तो अब वो जब सब मौसम ठीक हो जाएगा सुबह तो देख लेंगे। डैमेज तो हुआ है काफ़ी, दोनों साइड से पानी आ गया। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर चरणजीत जुड़ चुके हैं सीधे इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, इस वक्त स्थिति क्या है? जी बिल्कुल विशाल, बता दूंगी जिस तरह से लगभग 1 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया है। तरना पुल जो जिसे जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन कहा जाता है, आपको बता दें कि जो भी बाहरी राज्य से लोग जम्मू की ओर जाते हैं, इसी जो पुल है उससे उन्हें गुजरना पड़ता है। और लगभग 1 महीना हो गया ये पुल एक तरफ से जो है बैठ गया था, जिस पे आवाजाही बंद कर दी गई थी और जो प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए थे, तो जो सारा जो डाइवर्शन है ट्रैफिक का वो सारा बॉर्डर रोड से किया गया था। और कल रात की बात वहीं मैं बता दूं विशाल की, कल रात जो है जिस तरह पहाड़ी इलाकों में तेजदार बारिश हुई, उसके बाद एकदम से जो वहां पर बाढ़ आ जाती है तरना नाले में, और वहां पर कोई 11 लोग जो हैं वो स्थानीय उसमें फंस गए। जिसके बाद राजबाग पुलिस वहां पर पहुंची, एसएचओ तारिक वहां पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ कुल 11 लोग जो वहां पर फंसे हुए थे, उन्हें कड़ी मुशक्कत के बाद वहां से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। जी विशाल। जी, तो क्या ये जो समय है, तरना पुल जो है वो तो क्षतिग्रस्त हो ही गया, खबर ये है कि जो वैकल्पिक मार्ग था वो भी जो है तबाह हो गया है। तो ऐसे में क्या अब कोई संपर्क नहीं बन पाया है? क्या कोई और वैकल्पिक मार्ग बनाने की कोशिश में प्रशासन जुटा है? विशाल, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जब ये पुल जो जिस तरह से एक किनारा इसका बैठ गया था, उसके बाद उसी दिन से आदेश जारी कर दिए गए थे। ट्रैफिक जो है मूवमेंट जो है वो चढ़वाल से जो है बॉर्डर रोड की ओर से सांबा की ओर डाइवर्शन कर दी गई। जो लोंडी मोड़ से लोग हैं निकलेंगे जाके जम्मू से वापिस आने वाले और जाने वाले जो कठुआ की तरफ से जम्मू जाते हैं, उनको बॉर्डर रोड का ही एकमात्र सहारा है। और वही बता दूं कि जो विकल्प मार्ग जो बह गया है, जिसके बाढ़ के कारण आपको बता दूं, तो वो जो पुल एक तरफ से ध्वस्त हुआ था, उसके साथ ही खड़ के बीच से एक वैकल्पिक मार्ग जो है वो तैयार किया जा रहा था। और पिछले दिनों की बात करूं तो अब तक 6 से 7 बार जो मार्ग तैयार किया जाता है, फिर वो बाढ़ आती है, फिर बह जाता है। दिक्कतें कहीं ना कहीं लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से बता दूं कि पिछले दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी पुल का दौरा किया था। उन्होंने आश्वस्त किया था लोगों को कि अगर मौसम साफ रहता है तो लोगों को जल्द जो है ये वैकल्पिक मार्ग जो है चीज जो है सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब बारिश जो है एक बड़ा विलंब इसमें पैदा कर रही है, दिक्कतें जो है लोगों की लगातार बढ़ रही हैं। और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह लोग जो है जान हथेली पर लेकर जो है इस टूटे हुए पुल के नीचे से जो है वैकल्पिक मार्ग है उसके खड़ के बीचों बीच यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं बड़ा खतरा बना रहता है। वही बता दूं कि विशाल, हमने देखा कि यहाँ पर कई एम्बुलेंस फंसी, कई लोग जो है वो यहाँ पर गिरे, कई लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन नाराजगी एक तरफ कहीं ना कहीं लोगों में साफ देखी जा रही है। लोगों का यही कहना है कि एक तरफ जिस तरह से अमरनाथ यात्रा चल रही थी और जम्मू कश्मीर के इन दोनों लोग जो हैं जम्मू कश्मीर की ओर रुख करते हैं, यहाँ की वादियां देखने आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ह्यूज क्वांटिटी में जो है बाहरी राज्य से टूरिस्ट आता है, उनको भी काफी दिक्कतें इस बार जो है झेलनी पड़ी हैं। तो स्थानीय लोगों में भी नाराजगी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ चलती हुई नजर आ रही है। लोग काफी दिक्कतों में हैं, लोग काफी परेशानियों में हैं। मैं बताना चाहूंगा विशाल की जो बॉर्डर का इलाका है, वहां से अगर गुजर
करना हो तो अगर कठुआ की बात करूं तो आम लोगों को 1.5 से 2 घंटे जम्मू तक लगते थे, लेकिन अब 3.5 से 4.5 घंटे जो है वो कठुआ से बॉर्डर रोड की ओर जाने के कारण लग रहे हैं जम्मू तक पहुंचने में। तो काफी दिक्कतें जो है विशाल बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहा है कि गंभीरता जो है वो प्रशासन अगर दिखाता तो ये वैकल्पिक मार्ग जो है वो अब तक तैयार हो चुका होता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चर्चित तमाम जानकारी के लिए। तो ये वहां की स्थिति अभी है। अब सवाल ये उठता है कि पुल तो बह ही गया, पुल तो टूटा हुआ है, बह गया है, जो वैकल्पिक मार्ग था वो भी जो है क्षतिग्रस्त हो गया, वो भी उसका भी आता पता फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में जो बहुत दूर का चक्कर काट कर, यानी कि 1.5 घंटे का सफर 3 से 3.5 घंटे में जो पूरा होता है, उस सफर को करने पर लोग मजबूर है, इतना समय बिताने पर या इतना जो है उसमें अपना खर्च करने पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब ये मौसम बदलेगा, कब सरकारी वादों पर अमल होगा और कब फिर से पुल एक हकीकत बनकर सामने दिखेगा। और एक बार फिर से आपको हम लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के नतीजे में तबाही का मंजर नजर आ रहा है हर तरफ। हम आपको बता दें कि कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो आनी के पास एक जो हादसा पेश आया है वो काफी दिल दहला देने वाला है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस पे आप देखें किस तरह से इमारत भरभरा कर गिर जाती है और जब इमारत गिरने का सिलसिला शुरू होता है तो एक नहीं, दो नहीं, आसपास की कई इमारतें इसके साथ साथ गिर पड़ती हैं, जमींदोज हो जाती हैं। और ये नजारा काफी हैरान करने वाला है और ये परेशान करने वाला भी है। साथ ही ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इसमें कोई जानी नुकसान हुआ है। उसको लेकर सबसे अहम बात यह है कि प्रशासन का कहना है, स्थानीय प्रशासन का, कि इन मकान में रहने वाले लोगों को बहुत पहले ही नोटिस सर्व किया जा चुका था और उन्हें मकानों को खाली करने का सुझाव और नोटिस दे दिया गया था। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि जानी नुकसान नहीं हुआ होगा और फिलहाल कोई जानी नुकसान की खबर है भी नहीं। तो 4 मंजिल इमारत गिरी है नए बस स्टैंड आनी के पास जो इमारत थी। जान के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। आनी नए बस स्टैंड के करीब भारी भूस्खलन में दर्जनों मकान, अब ये खबर आ रही है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उसके चपेट में आने से दर्जनों मकान जो जमींदोज हो गए हैं। कई लोगों के दबने की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई लोग उसमें दबे हैं। आशंका तो व्यक्त की जा रही है। प्रशासन का कहना है, स्थानीय प्रशासन का, कि लोगों को पहले ही नोटिस सर्व किया जा चुका था, घरों को खाली करने के बारे में कहा जा चुका था। अगर लोगों ने घर खाली कर दिए थे तो राहत है, लेकिन ये तबाही फिर भी बहुत कुछ बता रही है। ये तबाही बता रही है कि लोगों को बहुत ज्यादा मोहतात रहना है, अलर्ट रहना है और अगर कहीं किसी के मकान में किसी तरह की दरार है और मौसम खराब है तो उन्हें हर पल चौकन्ना रहना जरूरी है। बच्चे मर जाने इसमें। ये देखिए, ये वो मंजर है और जब इमारत गिरती है तो उसके साथ ही पूरे इलाके में धुआं धुआं और गुबार का जो है अंबार नजर आता है। और कांगड़ा के सभी उपमंडलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा गया है। कांगड़ा के कई इलाकों में सुबह 4 बजे से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। तो ये जो इससे पहले आपने तस्वीरें देखी थी बिल्डिंग्स के गिरने की, वो कुल्लू की थी और अब जो आपको खबर दे रहे हैं ये कांगड़ा की खबर है। कांगड़ा के सभी उपमंडलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल या कॉलेज, उन्हें बंद रखा गया है। कांगड़ा के कई इलाकों में सुबह 4 बजे से ही मूसलाधार बारिश जारी है। विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। विचित्र स्थिति क्या है इस वक्त, आप क्या देख और महसूस कर पा रहे हैं? देखिए वैशाल, अगर अभी की बात करें तो थोड़ी सी राहत की सांस ली है बारिश ने और लोगों ने भी जो है वो अब अपने दिनचर्या के लिए लोग निकलने लगे हैं। थोड़ा सा यही दौर रहता है, यही स्पेल रहता है कि थोड़ी देर अंतराल के लिए जो है वो बारिश थम जाती है और उसके तुरंत बाद फिर से जो है अचानक से जो है वो बारिश शुरू हो जाती है। और आज की अगर बात करें तो तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो सभी के सभी बंद किए जा चुके हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे बड़े शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे छोटे स्कूल आंगनबाड़ी हों, सभी शैक्षणिक संस्थानों को जो है कांगड़ा में बारिश के
के ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर जो है उनको बंद रखने के दिशा निर्देश जो है वो दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा हम लोग अलग अलग जगहों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कई जगहों पर जो है वो अचानक से बारिश की वजह से जो है वो फ्लैश फ्लड आने की भी बातें जो वो कही जा रही है। जिस तरह से पालमपुर के अलग अलग हिस्सों में हम लोगों ने देखा है कि कैसे जो है अचानक से पानी की जो बाढ़ के रूप में जो है वो लोगों के घरों और बस्तियों में घुसा है। साथ ही साथ बला की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर 30 घर जो है इस वक्त पूरी तरह से अनसेफ डिक्लेयर किए जा चुके हैं, जो कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला उप तहसील के अंतर्गत आते हैं। और वहां पर 5 से 7 घर जो है वो पूरी तरह से मटियामेट हो गए हैं। ठीक इसी तरह से जो है नूरपुर के क्षेत्र में भी कुछ घर जो है वो आंशिक रूप से डैमेज हुए हैं, यानी पहाड़ियों के खिसकने की वजह से जो है इस तरह से ये हालात कांगड़ा में जो है वो बने हुए हैं। और खासतौर पर इस वक्त प्रशासन की नजर जो है वो इंदौरा और फतेहपुर के मंड क्षेत्र में भी है, इसलिए क्योंकि पौंग डैम से भी लगातार जो है पानी धीरे धीरे जो वो छोड़ा जाता है और वही पानी कहीं ऐसा ना हो कि उन इलाकों में फिर से घुसे या उन जगहों पर जाए जहां पर जो है अभी भी लोग जो वो रह रहे हैं, तो वो उन पर भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो वो नजर बनी हुई है। लेकिन जिला प्रशासन के लिए जो है इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है जगह जगह अचानक से गिरने वाले लहासों की, और जो पहाड़ियां हैं शिवालिक की तलहटी की जो निचले वाली पहाड़ियां हैं, क्योंकि न्यूनतम पहाड़ियों के ऊपर ही कांगड़ा जो है वो बसा हुआ है और अचानक से वो भर भराकर गिर रही हैं, तो उसकी वजह से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। अभी माजी में भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से कोटला की ही जो रजोल पंचायत थी, वहां का जो अनूही गांव था, वहां के भी 7 से 10 घर जो है वो इसी लैंडस्लाइड की जद में आ गए थे। अचानक से घरों के बीचों बीच से जो है जमीन जो है वो फट कर जो है वो नीचे गिरी है और उसकी वजह से भी जो है घरों को काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। कुछ घर पक्के मकान वहां पर जमींदोज हो गए थे। ठीक उसी तरह से जो है न्यांगल में भी हम लोगों ने देखा अचानक से वहां पर भी पहाड़ी के खिसकने से 10-13 घर जो है वहां पर वो डैमेज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर पूरे अगर कांगड़ा की बात करें तो हर जगह इस तरह से अचानक से जो ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं उसमें जो है वो 15 से 20 घर जो वो चपेट में आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो है वो प्रशासन के लिए भी बनी हुई है। कोटला की अगर मैं बात करूं तो अभी राहत और बचाव का कार्य वहां पर अभी भी चल रहा है। बहुत से लोगों को जो है राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है और वहां के लिए जो अब राशन किट्स और एनजीओज और स्थानीय प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से कि तमाम लोगों को, चाहे कोई भी शख्स हो, कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, उनको जो है उनका रिहेबिलिटेट करना है, उनको राहत जो है वो हर हाल में मिलनी चाहिए। ये जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल उनकी ओर से साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। वैसल जी, ये वही जगह है आपने जो बताया इंदौरा के बारे में, जहां मुझे याद आ रहा है कि सीएम ने दौरा भी किया था। थोड़ा संक्षेप में जी। बिल्कुल ये वही जगह है। देखिए क्योंकि वहां पर जो है वो कृत्रिम बाढ़ हम लगातार उसको कह रहे हैं, क्योंकि पौंग डैम का जलस्तर जैसे ही बढ़ गया था तो 1,17,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया था। उसके चलते जो है वो दर्जनों गांव जो थे वो उसकी चपेट में आ गए थे। दर्जनों पंचायतें जो है वो उसकी चपेट में आने की वजह से सैकड़ों लोगों को वहां से जो है वो वहां से रेस्क्यू किया गया था। वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान, होमगार्ड्स के जवान जो है, तमाम एनजीओज वहां पर लगी हुई थी और अलग अलग रिसोर्सेज की मार्फत जो है लोगों को वहां से अलग अलग जगहों पर जो वो शिफ्ट किया गया है। और अभी भी वहां पर हालात ज्यों के त्यों बने हुए, क्योंकि बारिश थम नहीं रही है और बारिश न थमने की वजह से वहां पर जो गांव पानी में इस वक्त जो है जलमग्न हुए हैं, उनकी हालत जस की तस बनी हुई है। और पौंग डैम का भी जलस्तर जो है वो लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है या बढ़ रहा है। तो उसके चलते भी क्योंकि हर रोज जो है पानी छोड़ा जाता है, तो पानी की वजह से जो है उन गाँव में फिर से पानी न चला जाए या बढ़ न जाए, या वहां पर कोई अगर लोग हैं वो न फंसे, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की नजर जो है वो बनी हुई है। शुक्रिया आपका उचित तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें और इसके साथ ही यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।